नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू नमस्ते इंडिया चैनल। क्या आप जानते हैं इंडिया ने न्यूक्लियर वेपन्स कब टेस्ट किए थे? क्या आप जानते हैं इंडिया पे तमाम इंटरनेशनल कंट्रीज़ का प्रेशर होने के बावजूद इंडिया ने कितनी मेहनत और लगन से इंडियन साइंटिस्ट ने और इंडियन पॉलिटिशियन ने मिलके सब चैलेंजेस को मात दे के न्यूक्लियर वेपन्स टेस्ट किए थे? तो काफ़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन होने वाली है दोस्तों। कृपया चैनल पे बने रहिए और अगर आप इस चैनल पे नए होंगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों, एटॉमिक बॉम्ब सबसे पहले रॉबर्ट ओपनहाइमर ने टेस्ट किए थे, जो कि एक यूएस के साइंटिस्ट थे, और इस टेस्ट को ट्रिनिटी टेस्ट कहा गया था। इस बॉम्ब से जो डिस्ट्रक्शन हुआ, उस लेवल ऑफ डिस्ट्रक्शन को देख के खुद रॉबर्ट ओपनहाइमर भी चौंक गए थे, क्योंकि जो धुएं के बादल जो कि एक ब्लास्ट के बाद उठते हैं, वो जो उठे थे वो 40,000 फीट हाइट के उठे थे। तो इसका नाम यूएसए ने मैनहट्टन प्रोजेक्ट दिया था। और जो इसका आउटकम ये निकला कि इसका जो ब्लास्ट यील्ड था, ब्लास्ट यील्ड यानी जब एक न्यूक्लियर वेपन डेटोनेट होता है तो उससे कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, तो वो था 15 किलो टन्स। यूएसए बस न्यूक्लियर वेपन्स के डिस्कवरी तक ही नहीं रुका। यूएसए ने वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम जापान के 2 सिटीज़ हिरोशिमा एंड नागासाकी दोनों पे न्यूक्लियर वेपन्स गिराए। उसका रिजल्ट ये हुआ कि नियरली 1 लाख जापानीज़ मारे गए। इसके बाद अगले 50 सालों में यानी कि साल 1995 तक यूएस 200 से भी ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स के टेस्ट कर चुका था। फिर जैसे ही वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म होती है, फिर आया ज़माना कोल्ड वॉर का। अब कोल्ड वॉर में क्या हुआ दोस्तों कि ये जो डेवलप्ड नेशंस थे, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च चालू कर दी न्यूक्लियर वेपन्स के डेवलपमेंट में और इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव बनाने में। अब आप ये जान ही चुके हो कि कैसे एक रैट रेस छिड़ चुकी थी इस पूरे वर्ल्ड में न्यूक्लियर वेपन्स को हासिल करने में। अब हम बढ़ते हैं इंडिया की ओर। आप सब ये जानते ही हो 1947 में इंडिया को फ्रीडम मिला। इंडिया को फ्रीडम मिलने के 7 साल बाद मुंबई में बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की स्थापना डॉक्टर होमी भाभा द्वारा की गई। इस पावर प्लांट में दोस्तों साइरस नाम का एक न्यूक्लियर रिएक्टर बनाया जा रहा था, जिसे बनाने में कनाडा और यूएसए दोनों हमारी काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर रहे थे। तो आपको ये बात पता ही होगी कि न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस करने में 2 एलिमेंट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, एक यूरेनियम और दूसरा प्लूटोनियम। यूरेनियम और प्लूटोनियम हमें कनाडा द्वारा सप्लाई किया जा रहा था। अब दोस्तों देखते देखते साल आ गया था 1962 का। 1962 में इंडो चाइना वॉर हुई। इंडो चाइना वॉर के तुरंत 2 साल बाद चाइना भी सक्सेसफुली एक न्यूक्लियर पावर कंट्री बन चुका था। इंडिया के लिए ये बहुत थ्रेटनिंग सिचुएशन बन चुकी थी, क्योंकि चाइना कोई अच्छा नेबर तो है नहीं, और चाइना के एक्सपांशन स्ट्रेटजीज तो हमें पता ही है। वो अपनी कंट्री एक्सपांड करने के लिए कोई भी हद तक गिर सकता है, ये इंडिया अच्छे से जानता था। ऑन 18 मई 1974 अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंदिरा गांधी, इंडिया के फर्स्ट न्यूक्लियर वेपन्स टेस्ट को ग्रीन सिग्नल मिल चुका था। इस ऑपरेशन का नाम स्माइलिंग बुद्धा रखा गया था, क्योंकि ये ऑपरेशन कंडक्ट बुद्ध पूर्णिमा के दिन हुए थे, और इस प्रोजेक्ट को लीड कर रहे थे वेल नोन न्यूक्लियर फिजिसिस्ट डॉक्टर राजा रामन्ना। इस न्यूक्लियर एक्सप्लोजन की मैक्सिमम यील्ड 12 किलो टन थी, और इसे एक अंडरग्राउंड शाफ्ट में डेटोनेट किया गया था, और इसका लोकेशन था आर्मी बेस पोखरण राजस्थान में। तो दोस्तों, ये जो ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा था, ये सिर्फ पार्शियली सक्सेसफुल हो पाया था, और इसके पीछे की एक मेन रीज़न ये थी कि इसमें जो यूरेनियम यूज़ हुई थी वो सिर्फ 20% एनरिच्ड यूरेनियम थी। ये जो 20% एनरिच्ड यूरेनियम होती है, ये न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस करने में इस्तेमाल होती है। तो आप ये बात सोच ही सकते हैं कि यूरेनियम हमने लाई कहाँ से थी। और जो न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं, वो डेटोनेट करने के लिए जो यूरेनियम यूज़ होती है, वो हाईली एनरिच्ड अबव 80% की नीड होती है। जैसे ही हमारा ये स्माइलिंग बुद्धा ऑपरेशन ऑफिशियल हो जाता है, बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज़ और नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज़ इंडिया का क्रिटिसाइज़ और इंडिया को अपोज करने में लग जाते हैं। और क्रिटिसाइज़ और अपोज करने का ये मेन रीज़न ये बताते हैं कि इस न्यूक्लियर वेपन्स के टेस्ट की वजह से साउथ एशिया में बहुत ज़्यादा अनस्टेबिलिटी बढ़ जाएगी और पीस अफेक्टेड हो जाएगा। तो इन कंट्रीज़ की हिपोक्रेसी और डबल स्टैंडर्ड्स देख के कभी कभी हंसी आ जाती है, क्योंकि जिन कंट्रीज़ ने वर्ल्ड वॉर 2 में पार्टिसिपेट किया, जिसकी वजह से नियरली 75 मिलियन लोग मारे गए, जिन कंट्रीज़ ने अपने टाइम में 200 से भी ज़्यादा न्यूक्लियर टेस्ट किए, और एक कंट्री तो टेस्ट तक भी नहीं रुकी,
जिसने ये न्यूक्लियर वेपन्स को वॉर में यूज़ किया, जिसकी वजह से नियरली 1 लाख पीपल मारे गए, वो आज इंडिया को पीस और ह्यूमैनिटी का ज्ञान बांट रहे थे। ये कंट्री सिर्फ ज्ञान बांटने तक कहाँ रुकने वाली थी। कनाडा ने 1974 में न्यू पॉलिसी लॉन्च की, जो ये पॉलिसी ये कहती थी कि जो यूरेनियम कनाडा इंडिया को सप्लाई कर रहा है, उससे इंडिया न्यूक्लियर वेपन्स या फिर न्यूक्लियर एक्सप्लोजिव्स में यूज़ नहीं कर सकता। यूएसए ने भी 3 नए सैंक्शंस लॉन्च कर दिए। इन 3 सैंक्शंस का नाम था CTBT, NSG और NPT। सैंक्शन 1 CTBT। तो दोस्तों सैंक्शन 1 CTBT ये कहता था कि कोई भी कंट्री न्यूक्लियर एक्सप्लोजिव्स को पब्लिक या फिर मिलिट्री सेक्टर में यूज़ नहीं कर सकती। सैंक्शन 2 NSG। तो सैंक्शन 2 NSG ये कहता था कि कोई भी कंट्री इंडिया को यूरेनियम सप्लाई नहीं करेगी। सैंक्शन 3 NPT ये कहता था कि कोई भी न्यूक्लियर पावर्ड कंट्री न्यूक्लियर वेपन्स की टेक्नोलॉजी कैसी इस्तेमाल की जाती है, इसकी इंफॉर्मेशन कोई नॉन न्यूक्लियर पावर कंट्री को नहीं दे सकती। इन सैंक्शंस और इंटरनेशनल कंट्रीज़ के प्रेशर के चलते इंडिया को ये प्रोजेक्ट टर्मिनेट करना पड़ा, और इसका रिज़ल्ट ये हुआ दोस्तों कि अब सारी वर्ल्ड की नज़रें इंडिया पे गड़ी हुई थी। तो दोस्तों इन 1995 अंडर द गवर्नमेंट ऑफ PV नरसिम्हा राव जी फिर से अटेम्प्ट किया जाता है न्यूक्लियर वेपन्स के प्रोग्राम को रिलॉन्च करने का, बट ये प्रोग्राम तुरंत फेल हो जाता है। इस प्रोग्राम के फेलियर की मेन रीज़न थी दोस्तों यूएस के मिलिट्री सैटेलाइट्स। दोस्तों ये मिलिट्री सैटेलाइट्स यूएस के इतने स्ट्रॉन्ग थे कि ये बिल्कुल सटीक इमेजेस इंडिया की यूएस मिलिट्री बेस में भेज रहे थे, जिससे यूएस को तुरंत पता चल गया कि इंडिया न्यूक्लियर टेस्ट करने जा रहा है। सो दोस्तों इससे इंडिया को ये बात पता चली कि जो यूएस के सैटेलाइट्स थे वो इंडिया पे कंटिन्यूसली नज़रें जमाए बैठे थे, और हमारे जो पड़ोसी थे वो भी हमारी काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन यूएस को लीक कर रहे थे। अब साल आया था 11 मई 1998 और हमारे देश के PM थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हमारे साइंटिस्ट्स को सिर्फ ग्रीन सिग्नल ही नहीं दिया, पर ये कहा कि तुम्हें जो करना है करो, हमें सिर्फ न्यूक्लियर वेपन से मतलब है, बाकी जो इंटरनेशनली जो भी प्रेशर आएगा वो हम संभाल लेंगे। फिर दोस्तों शुरुआत होती है ऑपरेशन शक्ति की। ऑपरेशन शक्ति भी पोखरण में ही कंडक्ट किया जा रहा था, और इस ऑपरेशन को कुछ वेल नोन साइंटिस्ट जिन्हें आप शायद जानते ही होंगे वो लीड कर रहे थे। उसमें पहला नंबर था डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, सेकेंड नंबर था राजगोपाल चिदम्बरम जी, और थर्ड नंबर था अनिल काकोडकर जी का। तो दोस्तों इस बार हमारा देश न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट करने को पूरी तरीके से तैयार था और अपनी पिछली गलतियों से बहुत कुछ सीख भी चुका था। सो दोस्तों इस बार जो हमारे इंडियन साइंटिस्ट्स थे वो इंडियन आर्मी के यूनिफॉर्म में न्यूक्लियर शाफ्ट्स को रेडी कर रहे थे। इससे यूएस को ये धोखा हुआ कि इन्हें ऐसा लग रहा था कि इंडियन आर्मी की यहाँ पे कोई ड्रिल चल रही है, बल्कि असल में वो लोग न्यूक्लियर प्रोग्राम की तैयारी कर रहे थे। ये जो यूएस के सैटेलाइट्स थे दोस्तों, इसका एक मेजर ड्रॉबैक था, ये दिन में थोड़े घंटों के लिए इनएक्टिव हो जाते थे, और इसी इनएक्टिव पीरियड में हमारे जो साइंटिस्ट थे वो अपना मेजर काम कर लिया करते थे। जो हमारे न्यूक्लियर शाफ्ट्स थे दोस्तों, उसे ऐसे कैमोफ्लेज वाले रूप से ढक दिया जाता था, और जो हमारे मशीन्स के बड़े बड़े केबल्स होते थे उन्हें रेत के नीचे दबाया जाता था ताकि सैटेलाइट्स उन्हें ऊपर से देख ना पाए। तो आखिर में वो दिन आ ही गया जब न्यूक्लियर बॉम्ब्स डेटोनेट हुए। डेटोनेट करने के बाद इंडिया ने ये मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई कि राजस्थान में बहुत ही बड़ी आंधी आई है। तभी हमारे पड़ोसी ने यूएस को ये मैसेज पहुंचाया कि आंधी वांधी कुछ नहीं, इन्होंने न्यूक्लियर बॉम्ब डेटोनेट कर दिया है। ऑन 11 मई 1998 अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि इंडिया अब एक न्यूक्लियर पावर बन चुका है। ऑब्वियसली इससे यूएस बड़ा नाखुश था, और अब नाखुश होने के अलावा वो कुछ कर भी नहीं सकता था। और हम इंडियंस ने ये फिर से एक बार प्रूव कर दिया कि हम इंडियंस और इंडिया को दबाने की ताकत किसी भी कंट्री में नहीं है। जैसे ही इंडिया एक न्यूक्लियर पावर कंट्री बन चुका था, सबसे ज़्यादा आग हमारे पड़ोस में लगी। ये गए यूएस के पास और यूएस को कहा कि इन्होंने आपके सैंक्शंस नहीं माने तो हम भी आपके सैंक्शंस नहीं मानेंगे। और ये इन्होंने अपने कुछ साइंटिस्ट को चाइना में भेजा, और चाइना से इन्होंने
ये टेक्नोलॉजी सीखी कि न्यूक्लियर एनर्जी कैसे बनाते हैं और फिर खुद के न्यूक्लियर टेस्ट सक्सेसफुली किए। और हमारे पड़ोसियों पे ये भी एलिगेशंस है कि इन्होंने कुछ पैसे के लालच में न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी इन सरफिरों के हाथ में बेच दी है। थैंक यू सो मच दोस्तों। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।